रियल लाइफ हीरो बनिए। ये जो पिक्चर के या टिकटॉक स्टार, मोबाइल, सोशल मीडिया के हीरो ना बनते हुए रियल लाइफ हीरो बनिए। जितना आपका स्ट्रगल बड़ा होगा उतनी आपकी जीत भी बड़ी होगी। आप मुसलमान हैं तो आपके साथ कोई पार्शलिटी होगी या आपको नहीं लिया जाएगा। आप में काबिलियत है तो आपका सिलेक्शन इंशाल्लाह 100% होगा। घर से ड्यूटी पर आने का वक्त है, लेकिन फिर से ड्यूटी से घर पे जाने का वक्त तय नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान। आमतौर पे पुलिस का नाम सुन करके लोग अक्सर घबरा जाते हैं और हमारे यहाँ तो कुछ देखा यह गया है कि लोग पुलिस डिपार्टमेंट में जाने के नाम से भी घबराते हैं। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और जिस तरीके से हमारी इंडियन पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस काम करती है वो लायक तहसीन है। न सिर्फ ये, बम्बई पुलिस का नाम तो पूरी दुनिया में है और इसको स्कॉटलैंड यार्ड के बाद में सेकंड नंबर दिया जाता है। इसी सिलसिले में हम देखेंगे कि हमारी पुलिस का रोल क्या है और इसमें किस तरीके से एंट्री ली जा सकती है। इस सिलसिले में आज हमारे एक दोस्त जनाब PSI सुहेल पठान साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट में आए और क्या पुलिस में रोल है और किस तरीके से आम तौर पे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे नौजवान इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खुशी है कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। शुक्रिया। और इस सिलसिले में हम कुछ जानना चाहेंगे कि आप चूँकि एक बिल्कुल नौजवान यंग ऑफिसर हैं और माशाल्लाह मीरा रोड में काफ़ी नाम भी है आपका कि जिस तरीके से आपने लॉ एंड ऑर्डर और ड्रग्स की जो प्रॉब्लम्स थी उनको कंट्रोल किया है, वो आम तौर पे बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है, लेकिन आपके एरिया में काफ़ी शांति है, काफ़ी सुकून है। और इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपका वतन कहाँ है, आपने बेसिक तालीम कहाँ से हासिल की है और किस तरीके से मतलब ये कि आपका बचपन वगैरह गुजरा है। इस सिलसिले में आप थोड़ी सी रोशनी डालें। मेरा होम टाउन, होम डिस्ट्रिक्ट धुले है जो महाराष्ट्र में ही आता है। मैं प्रॉपर धुले में ही मेरा एजुकेशन हुआ है। तो मेरे फादर भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही थे, तो पुलिस कॉलोनी में ही मैं वहाँ मेरा बचपना और जवानी और जब तक जॉब लगता है वहीं पे रह के बड़े हुए। तो आपने जो अपनी तालीम हासिल करी है, जो अपनी एजुकेशन ली है, वो कौन से मीडियम से और कहाँ के स्कूल में ली है? मैंने BA तक एजुकेशन लिया है और मेरा सारा एजुकेशन ये मराठी मीडियम से हुआ है और धुलिया के अंदर ही हुआ है सारा एजुकेशन। ओके। तो चूँकि आपके वालिद जो थे वो पुलिस डिपार्टमेंट में ही थे, तो इसलिए आपके लिए इजी रहा कि आप पुलिस में चले जाएं। तो क्या इस सिलसिले में ऐसा लगता है कि पुलिस में जाने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं या क्या सूरत रहती है अगर दूसरे लोग इसमें जाना चाहें तो? परेशानियां तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट में या कोई भी जॉब के लिए आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे स्ट्रगल करना ही होता है। और वो होता है कि जितना आपका स्ट्रगल बड़ा होगा उतनी आपकी जीत भी बड़ी होगी। वैसा ही है कि आपको कोई भी डिपार्टमेंट में जाना है या कोई भी पोस्ट के लिए जाना है तो आपको मेहनत तो करना ही है। आपको क्या लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में आमतौर पे लोग जो हैं डरते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है बहुत ज़रा ठीक नहीं है और ड्यूटी आवर्स बहुत ऑड रहते हैं और सडनली बहुत लंबी ड्यूटीज़ हो जाती हैं, तो इसमें आपको कैसा लगता है कि आप मतलब कैसा महसूस करते हैं डिपार्टमेंट में? मेरे हिसाब से तो पुलिस डिपार्टमेंट ये पब्लिक की सेवा करने के लिए सब में अच्छा डिपार्टमेंट है जो हम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और रही ड्यूटी आवर्स की बात, तो ये एक पैशन है। पुलिस डिपार्टमेंट एक पैशन है। अगर आपका पसंदीदा जॉब है तो आपको उसमें फिर एक्स्ट्रा वर्क करने पे भी आपको कोई बर्डन नहीं आएगा। तो यहाँ ज्वाइन करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पुलिस डिपार्टमेंट में आने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में एज अ कांस्टेबल करके आप एंट्री कर सकते हैं। ओके। सब इंस्पेक्टर करके एंट्री कर सकते हैं। DYSP या ACP करके एंट्री कर सकते हैं। और एक होता है UPSC थ्रू डायरेक्ट IPS ऑफिसर करके भी एंट्री कर सकते हैं जी। तो कांस्टेबल का जो अपॉइंटमेंट होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर यूनिट उसका सिलेक्शन करता है। तकरीबन वो भी हर साल एग्ज़ाम वहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं। उसके बाद सब इंस्पेक्टर और DYSP या ACP का एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम MPSC यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लिया जाता है। वहाँ से हर साल या साल 2 साल में एग्ज़ाम निकलती है
उसके थ्रू PSI और DYSP ACP के पोस्ट सिलेक्शन होता है। ओके, तो मतलब आपको क्या लगता है कि ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है बिल्कुल फेयर है या इसमें कुछ सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है किसी की? ये मेरे हिसाब से तो 101% फेयर है। ओके। अगर आप में काबिलियत है तो आपको वहाँ पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमको लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, लोकल लैंग्वेज बहुत कम। यानी महाराष्ट्र में है तो आपको मराठी आना ज़रूरी है, क्योंकि एज ए कांस्टेबल की एग्ज़ाम या PSI की या DYSP या ACP की जो एग्ज़ाम होते हैं ये MPSC और लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, और यहाँ पर मोस्टली सिलेबस मराठी में अवेलेबल है, तो मराठी का नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। एग्ज़ाम इंग्लिश में और मराठी में दोनों में होता है या एक में? कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है वो मोस्टली मराठी में ही होता है। जो MPSC एग्ज़ाम लेती है वो मराठी और इंग्लिश दोनों में होता है, लेकिन एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है मराठी का। जी, मराठी सब्जेक्ट में भी क्वालिफाई करना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो ये आप चूँकि एक मुस्लिम हैं तो आपको किस किस्म की दिक्कतों का सामना आया, जबकि हम ये देखते हैं कि हमारे मुस्लिम माशरे में कुछ ये सोच बनी हुई है कि मुसलमानों को कोई लेगा नहीं, और इसकी वजह से शायद हमारे अक्सर नौजवान जो हैं वो अप्लाई ही नहीं करते। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये एक मुस्लिम लोगों के दिमाग में निगेटिव थिंकिंग बैठ गई है कि मुसलमानों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, फिर शायद वो पुलिस हो या अदर डिपार्टमेंट हो, तो ये निगेटिव थिंकिंग है। मैंने पहले ही बताया, अगर आपके पास काबिलियत है तो आपको वहाँ पे आपका सिलेक्शन 101% होना है। फिर हम देखते हैं MPSC हो UPSC हो, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो मुस्लिम कैंडिडेट के परसेंटेज बढ़ रहे हैं इसलिए। और इसके अंदर जो होता है वो बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी आपको आंसर शीट का एक सेकेंड कॉपी मिलता है। आप एग्ज़ाम देने के बाद आपका एक सेकेंड कॉपी आपके पास होता है। फिर उसका MPSC या UPSC के साइट पर आंसर की आने के बाद आप टैली कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क आए हैं, आपने कितने सॉल्व किए हैं। तो उसमें ऐसा कुछ मेरे हिसाब से तो कोई ये नहीं है कि आप मुसलमान हैं तो आपके साथ कोई पार्शलिटी होंगी या आपको नहीं लिया जाएगा। आप में काबिलियत है तो आपका सिलेक्शन इंशाल्लाह 100% होगा। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि हमारे नौजवानों में अक्सर ये देखा गया है कि वो ये समझते हैं कि शायद बहुत पार्शलिटी की जा रही है और मुसलमानों को लेगा नहीं। ये एक जनरल सोच बनी हुई है, जो मेरा इंटरेक्शन होता रहता है अक्सर पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से। मैं आपको रोकना चाहूँगा इस बारे में। तो ये लोग हमारी निगेटिव सोच हो गई है और हमारी सोच हमें अपाहिज बनाते जा रही है जी। और इस वजह से मुस्लिम कम्युनिटी का परसेंटेज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत कम है, बहुत कम है। इसके लिए कहीं ना कहीं हम और हमारी सोच जिम्मेदार है। हम बिना लड़े ही जंग हार जाते हैं, हम वहाँ तक जाते ही नहीं, उससे पहले ही हम बोल देते हैं यार मुसलमानों को सर्विस नहीं है या मुसलमानों को नहीं लिया जाता। तो ये एक निगेटिव थिंकिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप में काबिलियत है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि मुसलमान ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, एजुकेशनल फील्ड में भी बहुत पीछे हैं। तो उसके लिए भी कुछ रास्ते हैं या कुछ आपके जहन में, चूँकि आप सिविल डिपार्टमेंट में हैं और पुलिस से और पब्लिक से इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान क्यों पीछे हैं तालीम में? इस्लाम में इल्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया गया है, लेकिन मैंने अभी बताया हमारी सोच पिछड़ी हो गई है। हम सोच के वजह से ही पिछड़े होते जा रहे हैं कि हमको वहाँ तक जाने के बाद भी नहीं लिया जाएगा, तो हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश ही नहीं करते। आज के तारीख में सब में बड़ा जो हमारा हथियार है वो है एजुकेशन। बेशक। अगर हमको दीन और दुनिया में कामयाब होना है तो हमको एजुकेशन लेना ज़रूरी है। बेशक। तो हमारे राज्य घटना में हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो उन्होंने लिखा उसमें भी बताया गया है कि एजुकेशन का कितना ज़रूरी है। तो एजुकेशन के बिना हम अपाहिज हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? मैं 2005 में 12th क्लियर करने के बाद पुलिस कांस्टेबल का ऐड निकला था। उसमें मैंने अभी पहले ही शुरुआत में बताया कि मेरे फादर पुलिस में होने की वजह से मैं पुलिस क्वार्टर्स में हम रहते थे, तो वहाँ पर एक माहौल रहता था कि पुलिस की जॉब निकलते से ही सारे नौजवान बच्चे उसका ट्राई करते थे। तो 12th पास करते से ही 2005 के अंदर एक एग्ज़ाम निकला था, तो वो भी में मैं ठाणे के अंदर एग्ज़ाम देने आया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में उम्र के 18 साल में मेरा वहाँ पे एज ए कांस्टेबल करके सिलेक्शन हो गया। वेरी गुड, माशाल्लाह जी। फिर उसके बाद में फिर कांस्टेबल की ड्यूटी करते करते
पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऐसा होता है क्या, जो ग्रेजुएट है तो उनके लिए प्रमोटिव एग्ज़ाम एमपीएससी लेता है। ओके। तो एमपीएससी थ्रू 2011 में फिर एग्ज़ाम निकली थी, तो फिर से मैंने उसमें ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करके मैं 2013 में नासिक के अंदर पुलिस एकेडमी हमारा, जो पूरे महाराष्ट्र में ऑफिसर का ट्रेनिंग लिया जाता है, वहाँ पे ट्रेनिंग करके ट्रेनिंग ली। ओके, वेरी गुड। ये बहुत इंस्पिरेशन है हमारे नौजवानों के लिए कि आप किसी भी लेवल से शुरू करें, अगर आप में विलिंगनेस है और आप अगर मुस्तकिल कोशिश करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो एक दिन आप भी काफ़ी आगे जा सकते हैं। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आपके पुलिस का लाइफ स्टाइल क्या है, किस तरीके से ड्यूटीज़ रहती हैं, किस तरीके से शिफ्ट चेंज होती है, या कभी कभी बहुत ऑड आवर्स में जो है पूरी फोर्स को लगा दिया जाता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो उसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डालिए कि लाइफ स्टाइल क्या है मुंबई पुलिस का। मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस हो या ऑल ओवर इंडिया की, सबका लाइफस्टाइल तकरीबन एक जैसा ही होता है। ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि कौन से वक्त क्या प्रॉब्लम आ जाए, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आ जाए, ये हम बता नहीं सकते। जनरल तो हमारे पुलिस की ड्यूटी 12 घंटे की होती है। अगर सब नॉर्मल रहा तो आप 12 घंटे के बाद घर पे जा सकते हैं। फिर वो डे शिप होती है, नाइट शिप होती है। लेकिन जनरली अक्सर हम देखते हैं सभी धर्मों के त्यौहार होते हैं, उसके वजह से भी ड्यूटी आवर्स बढ़ जाता है, बंदोबस्त होते हैं। फिर लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल सभा हो गई या और कोई दूसरा प्रॉब्लम हो गया, तो उसके वजह से भी बंदोबस्त का कोई ड्यूटी का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। लेकिन हम जैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट में आते हैं तो वो हिसाब से हम ढल जाते हैं, तो हमको आदत हो जाती है कि बाबा हम आए हैं तो अभी हम घर से ड्यूटी पर आने का वक्त है, लेकिन फिर से ड्यूटी से घर पे जाने का वक्त तय नहीं है। इसमें आपकी फैमिली लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली फैमिली भी हमारे तरह ढल जाती है, वो फैमिली को भी आदत हो जाती है कि वो अभी ड्यूटी पे तो जा रहे हैं, लेकिन दोपहर में खाने, रात में कितने बजे आएंगे उनका कोई वक्त नहीं होता, तो वो हमारे हिसाब से ही ढल जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह कि आपने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हमें। इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि हमारे नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं नौजवानों को पैगाम दूंगा कि आप आपके करियर पे फोकस कीजिए, स्पेशली आपके स्टडी पे, और करियर ओरिएंटेड रहिए। हम आजकल देखते हैं कि हमको हर एक को हीरो बनना है, लेकिन हम रियल लाइफ हीरो बनिए। ये जो पिक्चर के या टिकटॉक स्टार, मोबाइल, सोशल मीडिया के हीरो ना बनते हुए रियल लाइफ हीरो बनिए। और उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगी। मेहनत तो करना ही है उसके लिए मेहनत में कोई शॉर्टकट नहीं जी। और अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे तो आपका लाइफ आने वाला काफ़ी तकलीफ़ भरा रहेगा। और यही अगर शुरू में अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो आने वाली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और नौजवान को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत मुश्किलों के साथ आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, तो उनकी मेहनत ज़ाया मत जाने दीजिए, आपकी करियर पे फोकस कीजिए। थैंक यू वेरी मच सुहेल साहब, आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई हमें, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ में यहाँ तशरीफ़ लाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, शॉर्टकट जो है किसी भी कामयाबी का रास्ता नहीं है। बेशक जब भी इंसान को कुछ बनना पड़ता है तो उसको कुर्बानी देना पड़ती है और लगातार मेहनत करना पड़ती है। फेलियर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे सामने एक नहीं बल्कि सैकड़ों मिसालें इस तरीके की हैं कि हिंदुस्तान में, इंडिया में बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम चाहें तो हम भी कामयाबी की बुलंदियों को छू सकते हैं। तो इन चीज़ों से हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए, हमारे पठान साहब से और दूसरे ऑफिसर्स से, जो मुस्तकिल मतलब ये कि आगे बढ़े हैं, अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने बहुत बुलंदियों तक अपनी कामयाबी हासिल की है। आप भी कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, नुक्कड़ पे या मोबाइल के ऊपर गैर ज़रूरी वक्त का इसराफ ना करें। जैसा कि पठान साहब ने कहा कि वालिदैन बड़ी मेहनत से, बहुत ही कोशिश करके अपने बच्चों को तालीम दिलाते हैं। आपका फोकस आपकी एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि आपको अपने पैरों पे खड़े होना है। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि 15 से 25 साल की एज इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इस साल में या तो इंसान बन जाता है या बिगड़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे सुहेल साहब की आज की मीटिंग से आपको इंस्पिरेशन ज़रूर मिली होगी और आप भी इनकी तरह पुलिस डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेक्शन इज़ एब्सोल्युटली फेयर, विदाउट एनी फेयर। आप जाइए, अगर आपके अंदर टैलेंट है, सलाहियत है, काबिलियत है, तो कोई वजह नहीं कि आपका सिलेक्शन ना हो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सुहेल साहब।